गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही खास दिन है आज है शिक्षक दिवस। और शिक्षक दिवस की मैं अमित कुमार यादव आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं आपके उज्जवल भविष्य की। ठीक है, एक ऐसा भविष्य जो आपने एम बना रखा है उस पर आप सफल हों। अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए। ठीक है, उनके द्वारा दिया गया जो ज्ञान होता है वो आपके जीवन को एक ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जो होते हैं वो भगवान के समान होते हैं। भगवान के पश्चात अगर किसी का स्थान है तो वह है गुरु। ठीक है, माता पिता हमारे जन्म के साथी होते हैं, लेकिन शिक्षक जो होता है वो हमारा एक प्रकार से एक ऐसा साथी है, एक अमूक साथी है हमारा। ठीक है, जो हमें जीवन पर्यंत जो है उसकी शिक्षाएं जो होती हैं हमारे जीवन में काम आती हैं और हमें एक आदर्श जीवन देती हैं और एक ऐसा आइडल होते हैं वो हमारे जीवन के लिए कि जो हर समय मुसीबत के समय, ठीक है, चाहे कैसी भी आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, ठीक है, तो गुरु जो होते हैं हमारे गुरु के द्वारा दी गई जो शिक्षाएं हैं वो शिक्षाएं आपको उन समस्याओं से छुटकारा दिलाती हैं। तो मैं भी एक गुरु हूँ, मुझे गर्व है अपने ऊपर कि मैं एक टीचर्स हूँ। ठीक है, और आपको भी गर्व होना चाहिए अपने स्टूडेंट्स होने पर कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसने जीवन में गुरुओं का सम्मान किया है। ठीक है, मैं भी अपने गुरुओं का सम्मान किया, मैंने भी अपने गुरुओं का सम्मान किया है। सुबह सुबह हमारे गुरुजी काशीराम जी को मैंने फ़ोन किया था, ठीक है, और मैंने ये कहा था कि सर आपको प्रणाम। तो उन्होंने कहा कि साल में एक दिन याद करते हो। मैंने कहा सर जहन में आप हमेशा रहते हैं, आपकी द्वारा दी गई जो शिक्षाएँ होती हैं वो हमेशा मुझे काम एक तरीके से मोटिवेट करती हैं, मेरे जीवन में काम आती हैं। ठीक है, तो आप भी जो है वो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और गुरु जो होता है, यानी कि आज जो टीचर्स डे होता है, इस टीचर्स डे को क्यों मनाया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इस पर कोई व्याख्यान नहीं दूंगा मैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है, वो क्यों मनाया जाता है। ठीक है, बात जो मायने रखती है वो ये है, शिक्षक के द्वारा दी गई जो उपदेश होते हैं, जो उनकी शिक्षाएं होती हैं, उनको अपने जीवन में धारण करना। ठीक है, बहुत पहले जब हम छोटे थे तो उस समय स्कूल की दीवारों पे हमने एक स्लोगन लिखा हुआ देखा था कि शिक्षक वह दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशमान करता है। आज जब मैं एक शिक्षक बना हूँ तो मुझे उस लाइन का वो लाइन मुझे बार बार याद आती है और उसकी हकीकत भी और उसका जो अर्थ है वो आज मेरे को समझ में आता है कि वास्तव में एक शिक्षक जो होता है वो स्वयं जलकर, ठीक है, अपने जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, अब उनके जो शिष्य होते हैं उन शिष्यों को प्रकाशमान करता है। ठीक है, सो हैप्पी टीचर्स डे। आज की जो अपनी क्लास है वो जो क्लास है, हाँ एक चीज़ और, वैसे तो शिक्षक दिवस पर जो सम्मान के तौर पर बच्चे जो होते हैं वो शिक्षकों को कुछ उपहार स्वरूप भेंट करते हैं, ठीक है, उनका मान सम्मान करने के लिए। लेकिन आज तो आप और हम रूबरू हो ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा है कि मुझे गिफ्ट की आवश्यकता है, नहीं, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ क्योंकि आप बार बार भूल जाते हैं। ठीक है, मैंने भी एक आज शाम को जाऊँगा मैं, हमारे काशीराम गुरुजी के लिए मैंने ऑनलाइन एक विवेकानंद जी की मूर्ति जो है वो मंगाई थी और उस मूर्ति पर एक स्लोगन लिखा हुआ था और उस स्लोगन को आप सभी अच्छी तरह से भली-भांति पहचानते हैं और वो है कि उठो जागो और तब तक आगे बढ़ते रहो तब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये मैंने एक ऑनलाइन जो है वो तस्वीर जो है वो मंगाई थी, आज मैं उनको देके आऊँगा। सो आप भी जो है वो कुछ ना कुछ गिफ्ट जो है वो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो एक पेन और या पेंसिल भी हो, उससे कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन ये चीज़ आपके दिमाग में अगर आएगी, ठीक है, तो आप हमेशा जो है वो इस दिन को कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं तो ये कहता हूँ कि शिक्षक के द्वारा दी गई शिक्षाएं जो होती हैं वो हर रोज़ आपके काम में आती हैं, लेकिन एक दिन ज़रूर आता है जिस दिन आपको उन शिक्षाओं पर अमल करना होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन क्लास। आज की जो अपनी क्लास है, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, क्लास 12th, क्लास जो 12th है और वो भी हिंदी मीडियम। हम पढ़ रहे थे पोषक तत्वों के बारे में। आप सभी जानते हैं क्या पढ़ रहे थे हम? पोषक तत्व। और पोषक तत्वों की एक श्रेणी हम पढ़ चुके थे,
वो श्रेणी क्या थी, पोषक तत्वों की जो पहली जो श्रेणी थी वो हम पढ़ रहे थे, उनकी मात्रा के आधार पर जो होते हैं, कुल मिला के जो 108 जो तत्व ज्ञात हैं, ठीक है, उनमें से 60 जो तत्व होते हैं, 16 जो एलिमेंट्स होते हैं, वो किन में पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। ये तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि 60 तत्व जो होते हैं वो पौधों में पाए जाते हैं। लेकिन इन 60 में से केवल 17 तत्व, ठीक है, कैसे होते हैं, अनिवार्य होते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, केवल 17 जो तत्व होते हैं वो अनिवार्य होते हैं। और इन 17 तत्वों को अध्ययन की दृष्टि से हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, ठीक है। पहले तो अगर इनके क्लासिफिकेशन की बात करें हम, कि इन्हें क्लासिफाइड जो है, यानी कि इनका जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया जाता है, तो डियर स्टूडेंट पहले तो हम करते हैं मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, ठीक है। मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो वृत्त मात्रिक, ठीक है, और दूसरे होते हैं लघु मात्रिक। वृत्त मात्रिक और लघु मात्रिक, ये 2 हम पहले पढ़ चुके हैं। वृत्त मात्रिक कौन कौन से हैं, जो बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम और डियर स्टूडेंट कैल्शियम, ठीक है। यही थे, पी हो आएगा यहाँ पे, के पोटेशियम हो आएगा, ठीक है। तो ये जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जो तत्व होते हैं 17 में से, वो वृत्त मात्रिक होते हैं। वृत्त मात्रिक का मतलब जिनकी जो मात्रा होती है वो किसमें, 1 ग्राम जो पौधे का जो शुष्क भार होता है, 1 ग्राम पौधे का जो शुष्क भार होता है, उसमें अगर उनकी मात्रा 1 से और 10 मिलीग्राम है तो डियर स्टूडेंट वो क्या कहलाते हैं, वृत्त मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। लघु मात्रिक जो पोषक तत्व होते हैं वो हो सकते हैं जैसे अपना लोहा है, मैग्नीज है, FeCl, बी, निकेल और जिंक, मोल्बिडेनम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 2 और रह गए, निकेल, क्लोरीन है और मैग्नीज है, क्लोरीन है और मैग्नीज है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, लघु मात्रिक होते हैं, ठीक है। ये हम पहले आपको बता चुके हैं, इनके नाम आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। दूसरी चीज जो है वो मात्रा के आधार पर, और दूसरे जो हैं वो उनकी जो किया जाता है वो उनके कार्यों के आधार पर, ठीक है। कार्यों के आधार पर भी इनका क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। कार्य के आधार पर भी डियर स्टूडेंट ये 17 ही तत्व काम में आते हैं, लेकिन कार्य अलग अलग होने के कारण इनका क्या है, क्लासिफिकेशन यानी कि ग्रुपिंग कर दी गई अलग अलग प्रकार से। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो यही है, क्या है कि कार्यों के आधार पर जो अनिवार्य तत्व होते हैं उनका वर्गीकरण। कार्यों के आधार पर अनिवार्य तत्वों का वर्गीकरण, ओके। जो क्लासिफिकेशन है वो अगर हम किसके आधार पर, फंक्शन के आधार पर करें तो इनमें से नंबर 1 है संरचनात्मक तत्व। संरचनात्मक तत्व जैसा कि नाम है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। संरचनात्मक तत्वों से क्या मतलब है कि इस प्रकार के तत्व जो कि पौधों की संरचना से संबंधित होते हैं, या पौधों की संरचना करने वाले जो भी यौगिक हैं, ठीक है, जो कंपाउंड हैं उनके, उन कंपाउंडों का कहीं ना कहीं वो हिस्सा होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि संरचनात्मक तत्व क्या होते हैं, कि वे तत्व, ठीक है, जो पादपों के विभिन्न जैव रसायनों के घटक होते हैं। वे तत्व जो पादपों के जो जैव रसायन होते हैं
पादपों के जैव रसायनों के क्या होते हैं, घटक होते हैं। ठीक है, और जैव रसायन कौन कौन से हो सकते हैं बताइए। कि जो जैव रसायन हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, अगर जैव रसायनों की बात करें तो जैव रसायन क्या क्या हो सकते हैं। जैव रसायन जो हो सकते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज लिख सकते हैं आप, प्रोटीन, वसा। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये सभी किसी भी पादप के क्या हो सकते हैं, जैव रसायन हो सकते हैं। और इन जैव रसायनों को बनाने वाले जो हैं वो तत्व वो क्या कहलाते हैं डियर स्टूडेंट, संरचनात्मक तत्व कहलाते हैं। और इन संरचनात्मक तत्वों के अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं प्रोटीन के ऋण के, वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये जो चारों हैं ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं, ये चारों के चारों संरचनात्मक तत्व कहलाते हैं। ओके, क्या कहलाते हैं, संरचनात्मक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे की अगर ग्रुपिंग की बात करें, संरचनात्मक तत्व के अलावा दूसरा जो ग्रुप है वो है ऊर्जा संबंधी तत्व। कौन से हैं, ऊर्जा संबंधी तत्व। ऊर्जा से संबंधित तत्व होते हैं, जो ऊर्जा के घटक होते हैं, पादपों में जो ऊर्जा के घटक होते हैं उनसे संबंधित। ठीक है, यानी कि वे तत्व जो पौधों के ऊर्जा से संबंधित यौगिकों में पाए जाते हैं। ठीक है, और ऊर्जा से संबंधित कौन कौन से यौगिक हो सकते हैं डियर स्टूडेंट, ऊर्जा से संबंधित जो यौगिक हो सकते हैं उनके अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे एटीपी, इस शब्द को आपने पहले भी कभी सुना होगा। एडिनो ट्राइफॉस्फेट होती है, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक ऊर्जा है। ठीक है, इसी रूप में जो पौधे होते हैं वो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। ठीक है, या फिर एटीपी के अंदर क्या क्या होता है, फास्फोरस। एटीपी के अंदर कौन सा तत्व होता है, फास्फोरस। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पी, यानी कि फास्फोरस। और दूसरा जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो होता है वो किसका तत्व है, वो है क्लोरोफिल का। ठीक है, जो हमारा क्लोरोफिल होता है यानी कि एक वर्णक होता है, हमारे जो प्लास्टिड जो लवक होते हैं उनमें से जो हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, हरित लवक में ठीक है एक पिगमेंट पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है। और उस वर्णक का नाम क्या होता है, उस वर्णक का नाम होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के अंदर जो तत्व पाया जाता है डियर स्टूडेंट वो कौन सा होता है, मैग्नीशियम। कौन सा तत्व होता है, वो होता है मैग्नीशियम। ओके, सो मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल भी ऊर्जा से संबंधित है, क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीटली ऊर्जा पर डिपेंड करती है। राइट, चौथे होते हैं या तीसरे जो होते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तीसरे प्रकार के जो होते हैं वो एंजाइम सक्रियक होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम सक्रियक, यानी कि जो एंजाइमों में पाए जाते हैं या ऐसे घटकों में उपस्थित होते हैं जो एंजाइमों से संबंधित होते हैं। तो वे तत्व जो विभिन्न एंजाइमों के सक्रियक के रूप में काम आते हैं। ठीक है, वे तत्व जो विभिन्न एंजाइमों के सक्रियक के रूप में काम आते हैं। ठीक है, वे तत्व जो विभिन्न एंजाइमों के सक्रियक के रूप में काम में आते हैं डियर स्टूडेंट, वो एंजाइम सक्रियक हो जाते हैं। और इनमें से मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, जिंक है, मोल्बिडेनम है। ठीक है, कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा। तो एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैग्नीज, मैग्नीशियम, मोल्बिडेनम, जिंक। ठीक है,
ये जो तत्व होते हैं ये एंजाइम सक्रियक होते हैं, ठीक है। और जिंक जो होता है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो पौधों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जितने भी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो खासकर जो एंजाइम्स होते हैं जो हार्मोनल होते हैं उनमें जिंक की उपस्थिति अनिवार्य होती है, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, एंजाइम सक्रियक होते हैं। इसके अलावा एक और ग्रुपिंग की गई है, हालांकि वो ग्रुपिंग ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी परासरण संबंधी, ठीक है। कौन सी है, परासरण संबंधी तत्व। वे तत्व जो परासरण कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, जो पौधों में परासरण कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। परासरण की प्रक्रिया तो आप जानते ही हैं, ठीक है। परासरण का मतलब क्या होता है कि वाटर यानी कि जो पानी होता है, पानी का उच्च सांद्रता से और निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जो गमन होता है वही परासरण कहलाता है, ठीक है। तो परासरण जो संबंधी जो तत्व हैं डियर स्टूडेंट, वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकता है पोटेशियम और क्लोरीन। पिछले ही जस्ट पार्ट में हमने पोटेशियम के बारे में पढ़ा था, पोटेशियम आयन स्थानांतरण, ठीक है, जो कि किसके लिए जिम्मेदार होता है, रंध्र जो खुलते और बंद होते हैं, रंध्रों की जो प्रक्रिया होती है, इंस्ट्रूमेंटल जो मूवमेंट होती है, ठीक है, उसके अंदर पोटेशियम का एक बड़ा योगदान होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्यों के आधार पर इनके हम 4 वर्ग बनाते हैं। पहला वर्ग संरचनात्मक तत्व होते हैं, दूसरे ऊर्जा से संबंधित होते हैं, तीसरे जो होते हैं वो एंजाइम सक्रियक, और चौथे होते हैं परासरण संबंधी तत्व, ठीक है। सो ये अपना, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कार्य के आधार पर अनिवार्य तत्वों को हम 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 छोटे छोटे नोट्स भी, अगर मान लीजिए आपके नोट उसके अंदर नहीं दिए हुए हैं, जो मैं PDF आपके पास भेजने वाला हूं, ठीक है, अगर उसमें नहीं है तो आप वीडियो से उस नोट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनके जस्ट नीचे, कार्यों के आधार पर वर्गीकरण के जस्ट नीचे आप एक नोट लिख लेना। नोट क्या लिखेंगे, NPK को क्रांतिक तत्व कहते हैं, क्रांतिक तत्व कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, NPK को क्या कहा जाता है, क्रांतिक तत्व कहा जाता है, ठीक है। क्रांतिक तत्व क्या क्यों कहते हैं, या फिर इन्हें प्राथमिक वृत्त पोषक तत्व भी कह सकते हैं। कौन से, प्राथमिक वृत्त पोषक तत्व भी आप इन्हें कह सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहां से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। क्रांतिक तत्वों के एग्जाम्पल दीजिए। क्रांतिक का मतलब क्या है, क्रांतिक का मतलब है, वो क्या मतलब है कि NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम है, इनकी पौधों को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। इनकी पौधों को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे, समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो NPK क्या है, NPK जो है वो क्रांतिक तत्व, या फिर NPK को हम क्या कह सकते हैं, NPK को हम कह सकते हैं क्या, NPK को हम प्राथमिक वृत्त पोषक तत्व भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक नोट और लिख लेना, तत्वों को, जो अनिवार्य तत्व हैं, अनिवार्य तत्वों को खनिज तत्व कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये मिट्टी से जो प्राप्त होते हैं इसलिए खनिज कहा जाता है, ठीक है, या खनिज पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है ना। तो अनिवार्य तत्वों को खनिज तत्व कहते हैं, लेकिन किन्हें, सिर्फ 3 को, किस किस को, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को अखनिज तत्व कहते हैं, अखनिज पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। अब इन्हें अखनिज पोषक तत्व क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि 14 जो शेष बच गए, कितने शेष बच गए, जो डियर स्टूडेंट 14 जो शेष बच गए ना, वो 14 जो थे वो तो हमें किससे प्राप्त होते हैं, मृदा से प्राप्त होते हैं, ठीक है। 14 किससे प्राप्त होते हैं, हमें मिट्टी से, सोयल से प्राप्त होते हैं, इसलिए उन्हें खनिज तत्व कहा जाता है। जबकि कार्बन, हाइड्रोजन और जो कार्बन, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है, ये पौधों को कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये पौधों को वायुमंडल से प्राप्त होते हैं। आप कहेंगे कि सब N जो है वो कंफ्यूज कर रहा है
कि नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में होता है, लेकिन बात तो सही है, लेकिन पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करते हैं। पौधे हमेशा नाइट्रोजन को उसके यौगिकों के रूप में मिट्टी से ही अवशोषित करते हैं। राइजोबियम जीवाणु का आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर भाग लेने वाले आपने देखे होंगे कुछ, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो होता है वो हमेशा उसके यौगिकों के रूप में कहाँ से अवशोषित किया जाता है, वो अवशोषित किया जाता है उसके यौगिकों से मिट्टी में। इसलिए नाइट्रोजन को भी खनिज तत्व ही माना जाता है, ठीक है। तो खनिज तत्व कौन कौन से हैं? 3 हो गए, CHO। ओके, तो ये 2 नोट हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से याद करेंगे, ठीक है। लिख लेना इसको। ओके, इसके पश्चात डियर स्टूडेंट अब आते हैं हम वहां इनकी भूमिका के बारे में कि पौधों में इनकी भूमिका क्या होती है, ठीक है। तो टॉपिक डाल लीजिए, क्या है? अनिवार्य तत्वों की पौधों में भूमिका। क्या रोल प्ले करते हैं ये अनिवार्य तत्व पौधों के अंदर? तो हम 17 के 17 जो तत्व हैं उनके बारे में अलग अलग पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 डाल लेना। पहले जो है मैं तीनों को एक साथ पढ़ते हैं, जो शुरुआत वाले हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो नंबर 1, 2 और 3 ऐसे डाल लेना, 1, 2, 3, ठीक है। कौन कौन से हैं? CHO यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इन तीनों को हम एक साथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे इनके बारे में वो इसके नीचे हम लिख लेंगे, ठीक है। क्या है? सबसे पहले प्राप्ति कि कार्बन की कहां से प्राप्त होती है, ठीक है। जल कहां से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, हालांकि इनके बारे में बहुत कुछ ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अब अगर हम प्राप्ति की बात करें तो पौधों की सभी क्रियाओं के बारे में जो प्राथमिक जो चीजें होती हैं वो अच्छी तरह से आप जानते हैं। अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन की प्राप्ति किससे होती है? CO2 से। ध्यान रखना, कार्बन की जो प्राप्ति होती है वो पौधों को किससे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है जो वायुमंडल से अवशोषित करते हैं प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे, वहां से होती है, ठीक है। दूसरी चीज, हाइड्रोजन की जो प्राप्ति है पौधों को वो कहां से होती है? हाइड्रोजन की जो प्राप्ति होती है डियर स्टूडेंट वो किससे होती है? वो होती है H2O यानी कि जल से, ठीक है। पौधों के द्वारा जो जल अवशोषित किया जाता है या वायुमंडलीय जलवाष्प वगैरह जो भी होती है उससे पौधे किसकी पूर्ति कर लेते हैं? हाइड्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है ऑक्सीजन की जो प्राप्ति है, O2 की प्राप्ति जो होती है या ऑक्सीजन की प्राप्ति जो होती है डियर स्टूडेंट, ठीक है, वो किससे होती है? वो CO2 व O2 से प्राप्त होती है, ठीक है। तो मोस्टली ये कहा जाए कि ये इनकी प्राप्ति से संबंधित बात होगी। अब दूसरी बात ये समझने की है कि कभी भी CHO की पौधों में न्यूनता नहीं होती है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे अच्छी प्रकार से। क्या कहा गया कि कभी भी कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की जो है वो न्यूनता पौधों में नहीं होती है, इसलिए इनका बहुत ज्यादा उल्लेख जो है वो हम नहीं पढ़ते हैं। क्यों? कमी नहीं होगी तो इनके सिम्पटम क्या दिखाई देंगे, क्या इनके लक्षण दिखाई देंगे, और कोई किसी प्रकार का पौधों में इनकी कमी से कोई रोग भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कभी भी एक पादप में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो है वो न्यूनता कभी भी नहीं होती है। तो सिर्फ आपको इस टॉपिक में क्या लिखना है? इनकी प्राप्ति लिखनी है। क्या लिखेंगे? कि पौधों को कार्बन की प्राप्ति CO2 से, हाइड्रोजन की प्राप्ति जल से और ऑक्सीजन की प्राप्ति CO2 है O2 से होती है, ठीक है। अगली लाइन में लिखेंगे क्या? कि कभी भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधों में न्यूनता नहीं होती है, ठीक है। इसलिए सामान्यतः इनकी न्यूनता के लक्षण पौधों में दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है।
क्योंकि अब हम जो पढ़ रहे हैं अनिवार्य तत्वों की भूमिका जो होती है और उपयोग जो होते हैं, ये संरचनात्मक तत्व होते हैं। आप जानते हैं कि अगर उपयोग की बात करें कि काम क्या करता है, तो ये तो आप जानते हैं CHO क्या काम करते हैं, पौधों के संरचनात्मक तत्व होते हैं। तत्व होते हैं, राइट, ठीक है। तो CHO के बारे में बस इतना ही है, इसे आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, ओके। हालांकि लिखने की आवश्यकता नहीं, बस समझ लो, आप नोट्स आपको भेज ही दिए जाएंगे, आधा काम तो हम ही कर देते हैं आपका। क्यों बड़े लीजी हो रहे हो? बहुत लीजी से एक मेरे को वाक्य याद आ गया स्वामी विवेकानंद का, मैं आपके साथ दोहराना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद भी एक जगत गुरु माने गए हैं, ठीक है, और बहुत ही छोटी सी उम्र में, 24 साल की उम्र में उन्होंने शिकागो में 1988 में शिकागो में क्या किया था, उन्होंने विश्व जो धर्म सम्मेलन था उनको संबोधित किया था। तो बहुत ही बड़ी शख्सियत थे वो, 36 साल की उम्र में वो देहांत भी हो गए थे, लेकिन वास्तव में वो बहुत ही बड़ी शख्सियत थे। तो उन्होंने एक लीजी के ऊपर मेरे याद आ गया क्या कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल कब? व्हेन यू आर बिजी, बट nothing possible when you are lazy। ठीक है, तो आज का जो आपका शिक्षा है वो यही है मेरी तरफ से कि कभी भी अपने जीवन में लीजी मत होना, आलस्य मत करना। ठीक है, जो भी काम करना है उसे बहुत ही एक्टिव होके, ऊर्जावान होके, क्योंकि जिस उम्र में आप हैं उस उम्र में शायद मेरे हिसाब से जितनी ऊर्जा होती है वो कभी भी नहीं होती है। तो अपनी ऊर्जा को अपने सकारात्मक कार्यों में लगाइए, उन कार्यों में लगाइए जो आपका भविष्य बना सके। लाइन का अर्थ समझ रहे हैं? एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू आर बिजी। जब आप अपने आप को व्यस्त रखते हैं तो सब कुछ संभव होता है, आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नामुमकिन है। ठीक है, बट नथिंग पॉसिबल व्हेन यू आर लेजी। लेकिन जब आप आलस्य में रहेंगे तो उस समय कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। खाट में पड़े पड़े ख्वाब लेने से कुछ नहीं होता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए चारपाई से उठिए, ठीक है, और किताबों से याराना कीजिए, उनसे दोस्ती कीजिए, फिर हम देखते हैं कि आपको कौन रोकता है। तो इस लाइन को हमेशा याद रखना। ये लाइन क्या कह रही है? एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू आर बिजी बट नथिंग पॉसिबल व्हेन यू आर लेजी। तो लेजी शब्द को अपनी जो आपकी जो डिक्शनरी है उससे हटा दीजिए। ठीक है, ये जो शब्द है ये आपको, ठीक है, लाखों जो आपके साथी हैं उनसे पीछे कर देगा। एक्टिव रहिए, ऊर्जावान रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।